देखो इसका जो बेसिक जो प्रिंसिपल है हम लोग देख लिए हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हम क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस बायोटेक्नोलॉजी का जो भी प्रोसेस है हम लोगों ने जो किया है, मेन बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम लोग जीन में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। कोई भी एक जीन है उसमें हम लोग अल्टरेशन कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं और उससे हम लोग अपना मनचाहा प्रोटीन बना रहे हैं। और किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, मे बी वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, फंगाई हो सकता है, बैक्टीरिया तो हम लोग देखे ही हैं पूरा, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग उस ऑर्गेनिज्म में कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो मेन एम होता है वो किसी ऑर्गेनिज्म में इम्प्रूवमेंट लाना या हमारे वेलफेयर के लिए वो ऑर्गेनिज्म से, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से कोई हमारे फायदे का प्रोडक्ट बनाना, जैसे हम लोग बैक्टीरिया से इंसुलिन बना रहे हैं, ठीक है। तो इतना तो हमको समझ आ गया है। लेकिन इसके अलावा भी एग्रीकल्चर में, मतलब अगर हम देखें, ना ही सिर्फ कोई प्रोटीन या कोई हार्मोन या कोई मेडिसिन, हम एग्रीकल्चर में भी बायोटेक्नोलॉजी का खूब यूज करते हैं, है ना। तो अगर अब हम देखें बेटा एग्रीकल्चर, ठीक है, मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा। इसमें बहुत सारी जो शुरुआत के जो लाइंस है उसको मैंने ऐसे ही ओरली समझा दिया है। तो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस नॉर्मली कैसे होती है भाई, अगर कोई एक किसान एग्रीकल्चर करता है तो कौन कौन से तरीके से एग्रीकल्चर कर सकता है, ठीक है। तो मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि भाई कोई किसान या है ना, या कोई फार्मर जो है एक फसल उगा रहा है ना, तो फसल उगाने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा भाई, सीड डालने के बाद जैसे ही प्लांट ग्रो करेगा उसको क्या क्या करना पड़ेगा, बोलो। किस टाइप का एग्रीकल्चर होता है, क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो बेटा आपका एग्रोकेमिकल बेस्ड, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होता है। अब इसका मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को, बताओ। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्लांट का ग्रोथ हो सके। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ना, प्लांट को ग्रोथ के लिए। तो न्यूट्रिएंट जो रहता है वो क्या होगा, जैसे खाद, सुन समझते हो ना आप लोग। आप लोग जैसे घरों में गमला अगर उगाते हो, प्लांटेशन करते हो घर में, गमले में आप लोग खाद डालते हो, क्यों भाई, यस खाद सर। डालते हैं आप लोग कोई, है? यस सर। यस सर। तो यस। कौन सा खाद डालते हो बताओ, कौन सा खाद डालते हो। फर्टिलाइजर जो है, फर्टिलाइजर जो है आप लोग डालते हो, कौन सा होता है वो फर्टिलाइजर जो डालते हो, कौन सा होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है या केमिकल फर्टिलाइजर होता है। क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बोलो। ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक डालते हो, या गोबर का खाद डाल दिए या वर्मी कंपोस्ट डाल दिए, ठीक है। और या घर में जो आप लोग सब्जी उब्जी को रख के सड़ाते हैं, है ना, समझ आ रहा बात। ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाते हैं, है ना। वर्मी कंपोस्ट अलग है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट अलग है जो घर में बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो रहता है वो अर्थवॉर्म के थ्रू कंपोस्टिंग की जाती है। तो ये सब क्या ऑर्गेनिक, जैसे गोबर का खाद निकाल के सीधा डाल दिया, ये सब क्या ऑर्गेनिक खाद हो गया, समझ आ रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जो केमिकल जो खाद होता है, यूरिया वगैरह जो डालते हैं, अमोनिया यूरिया, ये सब खेतों में छिड़काव किया जाता है, ये सब केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये जो एग्रोकेमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो होता है, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं भाई, पेस्टिसाइड जो है जो प्लांट के अलावा कोई दूसरा चीजें ना उगे, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, मालूम है ना, कीड़े मारने की दवा, हाँ, छिड़काव किया जाता है खेतों में ताकि कीड़े जो हैं वो खेत को, फसल को बर्बाद ना कर दे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, वायरसेस का भी इन्फेक्शन होता है प्लांट्स में, तो उसको छिड़काव किया जाता है केमिकल पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का। जिससे क्या होता है बेटा कि जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होता है और हमारा फसल बच जाता है बर्बाद होने से।
ठीक। अब इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन को फीड करने के लिए ज्यादा हमको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स चाहिए, अनाज ज्यादा चाहिए, सब्जी ज्यादा चाहिए, फ्रूट्स ज्यादा चाहिए। तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उनको फीड करने के लिए उतना ही ज्यादा हमको प्रोडक्ट्स निकालने होंगे, फसल उगाना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा भाई? खाने की कमी होगी देश में। तो खेती करने के लिए मोस्टली जो प्रैक्टिस होता है, मोस्टली इंडिया या बहुत सारे देशों में, खासतौर पे इंडिया में, केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है। इसके अलावा और कौन सा होता है आप लोगों ने सुना होगा? और कौन से होता है बताएं? एग्रीकल्चर दूसरा तरीका। अरे और क्या हो सकता है भाई? आप लोग जो घरों में करते हो, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, मालूम है कि नहीं? आप लोग पहली बार सुन रहे हो क्या ये सब? क्यों भाई? जोशिका, कभी तुम आती हो, कभी अदिति गायब होती है। जोशिका, बताओ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सुनी हो? भावना, पलक, यस। क्या होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर? जल्दी जल्दी बताओ, एकदम शांत मत बैठे हो, एकदम सुस्त बैठे हो। क्या होता है भाई? तो जिसपे खाद का यूज करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, ये सब ऑर्गेनिक होता है, विथआउट केमिकल। ये जो भी चीजें एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में इस्तेमाल की जाती हैं वो सब ऑर्गेनिक किया जाता है। खाद ऑर्गेनिक होता है, पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक होता है, इंसेक्टिसाइड ऑर्गेनिक होता है। ये सारा चीज जो रहता है बिना केमिकल, केमिकल फ्री फार्मिंग बोलते हैं जिसको। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है। लेकिन इसमें वही है कि काफी दिक्कतों भरा होता है, प्रैक्टिसेस नहीं है लोगों की, है ना। प्रोडक्शन भी थोड़ा सा अफेक्ट होता है अगर ध्यान नहीं दिए और अच्छे से नहीं आया तो। ठीक है। अब बेटा इन सब के अलावा जो न्यू ईरा है अभी हमारा कुछ सालों में, मतलब कुछ सालों से बोल सकते हैं, कुछ सालों से, है ना, ये तो बहुत, ये तो बेटा ऑर्गेनिक तो एकदम हजारों साल से होता आया है। ठीक है, केमिकल्स तो बनते नहीं थे। उसके बाद अभी कई सालों से एग्रोकेमिकल बेस्ड चल रहा है। लेकिन अब जो मॉडर्न इरा है उसमें क्या कर रहे हैं हम? जेनेटिकली बेस्ड क्रॉप प्लांट्स उगा रहे हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रहता है, क्या कर रहे हैं? क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर कर रहे हैं हम लोग। तो अभी जो तीसरा टाइप का होता है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर किया जा रहा है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसमें क्या हो रहा है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? हम प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। तो भाई ये आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर क्या होता है। लेकिन ये जो है हमारा नया, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या क्रॉप्स बना रहे हैं। ठीक है। इससे क्या होगा बेटा कि प्लांट्स सेल्फ रेजिस्टेंट होगा, पेस्ट से सेल्फ रेजिस्टेंट होगा, इंसेक्ट से, है ना, ड्रॉट रेजिस्टेंट होगा। भाई अगर एकदम सूखा है, बहुत ज्यादा पानी है तो भी, बहुत ज्यादा पानी बहुत ज्यादा सूखा में भी फसल बर्बाद नहीं होगा, वो अपने आप को स्टैंड रख सकता है। कीड़े का हमला हो गया तो अपने आप को कीड़ों से बचा सकता है, पेस्ट से बचा सकता है। ठीक है। देन और न्यूट्रिशनल अपटेक जो होता है प्लांट का, भाई प्लांट जो रहता है हर एक की कैपेबिलिटी होती है न्यूट्रिशन को अपटेक करने की। भाई जैसे कि मान के चलो कि आप खाना खाते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, उसके अंदर इंटेस्टाइनल फ्लोरा वैसा होना चाहिए, है ना, और हमारा मेटाबॉलिज्म भी वैसा होना चाहिए कि हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी कर सकें और यूटिलाइज भी कर सकें। ठीक है, तो वो हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि कई लोग देखे होगे एकदम पतले दुबले रहते हैं, है ना, लेकिन स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, हट्टे कट्टे होते हैं लेकिन स्ट्रेंथ कम होता है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वैसे ही प्लांट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, कि वो न्यूट्रिएंट्स को कितना अपटेक कर पा रहा है, कितना यूज कर पा रहा है, और जो भी क्रॉप बन रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हो रहा है क्या?
ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जो वैल्यू होती है प्लांट की वो बढ़ जाएगी इस तरीके से, मतलब हम प्लांट का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर किसी में कोई विटामिन की कमी है तो उस प्लांट में हम उस विटामिन के जीन्स को डाल के हम उस विटामिन को सिंथेसाइज करवा सकते हैं उसी प्लांट में। कैसे? जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू। कोई प्लांट अगर पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं है या इंसेक्ट रेजिस्टेंट नहीं है, हम उसको इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से केमिकल डाल रहे हैं, यहाँ पे हम ऑर्गेनिक जो बोल सकते हैं इंसेक्टिसाइड है वो हम छिड़काव कर रहे थे। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चलो, तो ये चीज तो आप लोग समझ गए, ये सारा चीज समझ गए आप लोग कि हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर हम क्यों करते हैं, ताकि हम प्लांट्स को इम्प्रूव कर सकें। सूखा, चाहे बरसात हो, चाहे इंसेक्ट हो, किसी के भी हमले से वो अपने आप को बचा सके। न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को हम प्लांट में इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखेंगे हम, एग्जांपल्स ऑफ genetically modified plants। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जैसे कि आप लोग जानते हो बेटा कि आप लोग टमाटर खाते हो, तो दो टाइप के टमाटर खाते हैं, बताओ क्या क्या? सर एक देसी वाला होता है और एक हाइब्रिड होता है। एक देसी होता है और एक हाइब्रिड होता है। ठीक है, एक विदेशी टमाटर होता है ना। तो चलो बताओ भाई, भावना, विदेशी टमाटर जो रहता है कौन से देश से मंगाते हैं? हैं? देसी और विदेशी बोलते हैं ना, बोलो। सर किसी देश से नहीं मंगाते, वो यही बनता है। वो यहीं पर प्रोड्यूस होता है, तो उसको विदेशी टमाटर एक्चुअल में इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वाइल्ड वैरायटी नहीं है, मतलब वो हमारे इंडियन वैरायटी नहीं है। जो हमारे इंडिया में नॉर्मली जो कहीं भी जैसे हम टमाटर खा के अगर फेंक दिए, फिर उसे सीड से जो उग आता है ना, वो हमारे क्या है बेटा, वो वाइल्ड वैरायटी है, हमारा देसी वैरायटी है। ठीक है, लेकिन देसी वैरायटी आप लोगों को मालूम है कि आज एकदम रेड अगर दिख रहा है तो 2 दिन बाद वो थोड़ा सा अगर आप बाहर रखोगे, फ्रिज में नहीं रखोगे, तो वो गलना चालू हो जाता है। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? देसी टमाटर जो रहता है जल्दी गल जाता है, पिलपिला सा हो जाता है। ठीक है, सलाद में आप लोग कौन सा टमाटर खाते हो, देसी या हाइब्रिड? वाइल्ड वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी, जल्दी बताओ। सलाद में जनरली हम कौन सा टमाटर का यूज करते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? खराब नहीं होता होगा जल्दी? वो बेटा गलता नहीं है जल्दी से। ठीक है, उसका जो फ्रेशनेस है वो रिटेन रहता है, और जो पैक्टिन की सेल वॉल जल्दी से डिसॉल्व नहीं होती है। इसीलिए जो हाइब्रिड टमाटर है वो काफी लंबे समय तक चलता है ना। मतलब लंबे समय तक, मतलब अगर देसी टमाटर 2-3 दिन में गलना चालू होगा तो वो उसको 1 हफ्ते से ज्यादा लगेगा गलने में। ठीक है, तो ज्यादा दिनों तक के हम उसको रख सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं, रिटेन रख सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेस एंजाइम। पॉलीगैलेक्टोयूरिनेस एंजाइम जो रहता है, ये एंजाइम क्या करता है, पैक्टिन को, जो सेल वॉल का एक कंपोनेंट होता है, उसको डिग्रेड करना, डाइजेस्ट करना चालू करता है।
ठीक है, जिसके कारण अगर सेल वॉल डिसॉल्व होना चालू होगा, डाइजेस्ट होना चालू होगा, तो धीरे धीरे पिलपिला हो जाता है टमाटर, है ना। और इसी चीज को अगर हम रोक दें तो हम टमाटर का जो शेल्फ लाइफ होता है, टमाटर की जो लाइफ होती है, उसको हम काफी दिनों तक बढ़ा सकते हैं। और ऑब्वियसली बेटा कि आपको भी मालूम है कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं वो जो हर एक रीजन में, लोकेलिटी में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। तो टमाटर में भी एक जगह पे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे जगह पे नहीं। और ये जो दूसरा जगह है मे भी वो 400-500 किलोमीटर है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कम से कम 2 दिन लग जाएगा। एक दिन लोड करेंगे, दूसरे दिन तक अपन लेके जा रहे हैं, फिर तीसरे दिन से बेचना चालू करेंगे। तो देसी टमाटर को अगर ऐसा करेंगे तब तक तो वो गल चुका होगा, तो कुछ रेट नहीं मिलेगा, प्लस मतलब सब्जी भी खराब हो गया। तो इसको अगर रोक दें तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, ज्यादा दिनों का हो जाएगा, ज्यादा दिन में गलना चालू होगा, हम आसानी से एक से दूसरी जगह ले जाकर उसको बेच सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो खराब नहीं होगा, ठीक है, और हमको जो खाने पीने की चीजें हैं उसकी कमी भी नहीं होगी। तो अगर ये एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम को हम अगर सप्रेस कर दें, उस जीन को हटा दें, कोई दूसरा जीन डाल दें उस जगह पे, मतलब है कि टमाटर के प्लांट को हम अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दें कि ताकि वो ना गले, है ना, तो फिर टमाटर हम ज्यादा दिनों तक रख सकते हैं और सलाद वगैरह उसी का खाते हैं, क्योंकि वो गलता जल्दी नहीं। समझ आ रहा बात आप लोगों को? इसीलिए जो चटनी बनाया जाता है जनरली, आप लोग जो घर में टमाटर की चटनी जो आप लोग खाते हो, ठीक है, वो कौन से टमाटर का होता है, देसी है या फिर हाइब्रिड? देसी या हाइब्रिड, बोलो। दोनों खा सकते हो, बट जनरली बोलो, जनरली हाइब्रिड खाते हैं बेटा। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, अलग बात है, आप लोग देखना। हाइब्रिड टमाटो जो होता है थोड़ा गोल गोल रहता है, और देसी टमाटर थोड़ा गोल गोल सा रहता है, और जो हाइब्रिड रहता है वो थोड़ा सा चपटा चपटा सा, लंबा या चौड़ा ऐसा टाइप का है ना, एकदम स्पेसिफिक उसका गोल शेप नहीं रहता है। और उसका जो छिलका होता है वो भी थोड़ा सा थिक होता है, इसलिए जल्दी गलता भी नहीं है। इसका छिलका थोड़ा सा पतला होता है, इसका देसी का, ठीक है। तो एक हाइब्रिड वैरायटी है टमाटर की, दैट इज फ्लेवर सेवर टोमेटो, इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। तो हमने क्या किया, वो एंजाइम जो टमाटर को गलाने में हेल्प करता है, उस एंजाइम के जीन को हमने क्या किया, इनहिबिट कर दिया। इनहिबिशन ऑफ, ये सब नोट्स में है, इनहिबिशन ऑफ पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम, इनहिबिशन ऑफ जीन ऑफ पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम। समझ आ गया बात आप लोगों को, क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर। क्लियर है? चल, फिर उसके बाद एक चीज देखते हैं बेटा हम लोग, एक आप लोग एंटी कोएगुलेंट का नाम बताओ। एंटी कोएगुलेंट हमारे ब्लड में एंटी कोएगुलेंट होता है, हमारे ब्लड में एंटी कोएगुलेंट होता है हिपैरिन, मालूम है नहीं आप लोगों को? हिपैरिन, ठीक है। तो ऐसा ही हिपैरिन जैसा ही एंटी कोएगुलेंट एक प्रोटीन होता है जो लीच में पाया जाता है। किसमें? लीच में पाया जाता है। तो लीच जब भी ब्लड सक करता है तो वो पहले जिस जगह पे ब्लड सक करना है लीच को, वहां वो एंटी कोएगुलेंट डालता है। तो जो भी ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वैसे ही करते हैं। तो लीच क्या करेगा, जिस स्किन पर वो दांत गड़ाएगा, मतलब वहां पर जब ब्लड सक करना चालू करेगा तो वो पहले ब्लड में क्या करेगा, एंटी कोएगुलेंट डालेगा, हेरोडिन, ठीक है। तो ये जो हेरोडिन एंटी कोएगुलेंट है ये ब्लड को जमने नहीं देता ताकि आसानी से वो ब्लड को पी सके, ठीक है। तो हमको भी मेडिकल पर्पस के लिए, मतलब मेडिकल यूज के लिए मेडिसिन के रूप में हेरोडिन जैसा हमको एंटी कोएगुलेंट चाहिए होता है। तो अब हम एंटी कोएगुलेंट को हम अगर चाहें तो प्लांट में भी बना सकते हैं। कैसे? तो ये जो हेरोडिन है जनरली ये किस में बनता है, अभी बताया मैंने, नेचुरली किस में बनता है हेरोडिन? नेचुरली, ठीक है, प्रोड्यूस बाय लीच। लीच जो रहता है मालूम है आप लोगों को, कौन सा? एनालिट्स में आता है। लीच जो रहता है वो एनालिट्स में आता है, ठीक है। तो ये हेरोडिन क्या करता है, प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। तो भैया हमारे मेडिकल पर्पस के लिए यूज हो सकता है, अगर ब्लड क्लॉटिंग करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं। तो
हेरोडिन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन है, ऑब्वियसली बीच में कोई ना कोई तो जीन होगा जो हेरोडिन प्रोटीन बना रहा होगा। तो ये जीन फॉर हेरोडिन is transfer in Brassica napus plant। ठीक है, अब ये जो हेरोडिन के लिए जो जीन है उसको हम ब्रासिका नेपस प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है, इंट्रोड्यूस कराने के बाद क्या होगा बेटा, ये जो ब्रासिका नेपस है सीड्स में एक्यूमुलेट होगा, सीड्स एक्यूमुलेट हेरोडिन। अब हम इसके सीड से हेरोडिन को क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और प्यूरिफाई करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ एंटी कोएगुलेंट। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हेरोडिन के जीन को निकाल के हम लोगों ने प्लांट में डाल दिया और प्लांट के सीड से उस हेरोडिन प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके हम यूज करते हैं। समझ आ रहा बात आप लोगों को? ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल है गोल्डन राइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन राइस। अब ये गोल्डन राइस क्या होता है मालूम है किसी को? थोड़ा सा येलो कलर का होता है, इसलिए इसको गोल्डन राइस बोलते हैं। ये जो गोल्डन राइस है, देखो बेटा, वर्ल्ड में विटामिन ए की कमी के कारण बहुत सारे लोगों को आई साइट की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आई साइट की प्रॉब्लम होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण। तो विटामिन ए जो रहता है वो जनरली पीला, येलोइश या रेडिश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो होते हैं ना, उसमें आपको विटामिन ए का सोर्स मिलेगा। तो जनरली विटामिन ए तो हमारा बॉडी बनाता है, लेकिन ये जो विटामिन ए है इसका एक प्रिकर्सर होता है जिसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन। ठीक है, तो पहले ये समझ लो कि बीटा कैरोटीन क्या है। बीटा कैरोटीन जो रहता है इसी से हमारी बॉडी क्या करता है, विटामिन ए बनाता है ना। तो बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ, इसको ध्यान रखेंगे, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। ठीक है, बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो बीटा कैरोटीन से विटामिन ए जो रहता है वो कहाँ बनता है, लीवर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार आया है। ठीक, समझ आ रहा बात है ना। तो बीटा कैरोटीन जो आप लोग, अच्छा एक चीज बताओ, गाजर खाने से हमको क्या मिलता है? आप लोग सुने होंगे, बोलते हैं ना सर, बहुत सारा कहावत है, जल्दी बताओ, गाजर खाने से क्या मिलता है? विटामिन ए। और बाकी लोग? अरे भाई सुने होगे ना, आंखों की रोशनी तेज होती है। नीलम, क्षितिज, सुने हो भाई, आंखों की रोशनी तेज होती है गाजर खाने से, ऐसा बोलते हैं ना। गाजर, पपीता, रेडिश फ्रूट, येलोइश रेडिश, जो रेडिश येलो फ्रूट है ना, आंखों की रोशनी। क्यों ऐसा? क्योंकि विटामिन ए जो रहता है वो हमारी आंखों की रोशनी के लिए काफी अच्छा होता है। रॉड्स एंड कोन्स में प्रोटीन्स बनाने में, ऑप्शन प्रोटीन्स है ना, ये सब बनाने में क्या होता है बेटा, विटामिन ए जो रहता है ये एक कंपाउंड बनता है जिससे कि लाइट जो रहता है, जो आप लोग क्लास 11th में अगर पढ़े होंगे, रेटिनॉल, तो रेटिनॉल बनाने में विटामिन ए का बहुत बड़ा योगदान होता है। और रेटिनॉल से ही लाइट जब हमारे आंखों में जाता है तो रेटिनॉल डिसोसिएट होने में मदद करेगा, ठीक है, प्रोटीन्स को, और फिर हमको जो भी रोशनी है वो हमको दिखता है। तो विटामिन ए हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, लेकिन विटामिन ए के लिए हमको बीटा कैरोटीन चाहिए रहता है, जो कि हम बाहर से लेते हैं। तो गाजर पपीता खाने से हमको विटामिन ए नहीं मिलता है, ध्यान रखेंगे। हमको विटामिन ए का एक प्रिकर्सर मिलता है, उसका एक इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन हमको मिलता है बेटा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, जिसको हमारा लीवर विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। और विटामिन ए जो रहता है essential for retinol synthesis, retinol in retina। ठीक है, समझ आ रहा बात, ये क्लियर हो रही है, ध्यान रखेंगे, ये है ना, विटामिन ए नहीं मिलता है हमको। तो अब क्या होगा कि बेटा इस दुनिया में बेटा हर जगह ये गाजर पपीता ये सब फल फ्रूट नहीं उगता है,
तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है कि भाई एटलीस्ट चावल तो हर कोई खा सकता है ना। तो राइस प्लांट में क्या किया गया है, बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन जो होता है, बीटा कैरोटीन बनाने वाला जो जीन होता है, उस जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है राइस प्लांट में, जिसके कारण वो थोड़ा सा येलोइश दिखता है, इसीलिए उसको गोल्डन राइस बोला जाता है। तो ये जो राइस खाने से क्या होगा, आंखों की रोशनी तेज होगी, हमको विटामिन ए बनाने में मदद मिलेगा, क्योंकि गोल्डन राइस में क्या मिलेगा हमको, बीटा कैरोटीन। समझ आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है बेटा ये कि नहीं? यस सर। यस है ना, सर। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार आया है, आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है ये, ठीक है। गोल्डन राइस। ब्लैक राइस भी होता है, मालूम है? ब्लैक राइस आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है उसमें, है ना। तो ये सब बनाया गया है। चलो हटा दूं इसको, ये तीनों एग्जांपल आते हैं एग्जाम में, फ्लेवर सेवर टोमेटो, हिरुडिन एंड गोल्डन राइस। हटा दूं? तो ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, है ना। एग्रीकल्चर में ही है हम अभी तक। आप लोगों को कोई नॉइस आ रहा है क्या? हैं? कैसे? थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। क्या आ रहा है? नॉइस। क्या नॉइस आ रहा है? क्या आ रहा है? कोरोना से बचो बेटा अभी सब लोग, है ना। बाहर बाहर निकलना सब बंद कर दो, बहुत ज्यादा अभी फैला हुआ है और तेजी से फैल रहा है। 1 लाख तक पहुंच गया इंडिया में अभी, और बहुत तेजी से। कल तक 1.5 लाख हो जाएगा, परसों तक 2 लाख, संडे तक के 2 लाख का आंकड़ा पहुंच जाएगा एक दिन में इंडिया में, ठीक है। और मान के चलो कि नेक्स्ट संडे तक के 3 से 4 लाख मिलने लगेगा पर डे। तो अभी जो आने वाला जो 1 हफ्ता है, 10 दिन, बहुत क्रूशियल है। छत्तीसगढ़ में भी कैसे 400-500 हर दिन इंक्रीज हो रहा है, बहुत स्पाइक हो रहा है। तो नेक्स्ट 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बच बच के संभल के रहना पड़ेगा। समझ आ रहा है सबको? यस हेल्थ का सर। ख्याल रखना बहुत जरूरी है अभी। चलिए बेटा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल बीटी कॉटन, एग्जाम्पल बीटी कॉटन। चलिए अब देखो बेटा, ये नीट का 20 साल से, अभी का नहीं, 20 साल पुराना भी क्वेश्चन पेपर, 25 साल पुराना भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो बीटी कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना है कि मैं क्या बताऊं। इवन मैं आपको बता रहा हूँ 90% चांसेस है आप लोगों के टर्म 2 में ये आएगा, इसका एक क्वेश्चन जरूर बीटी कॉटन का। ये इतना फेवरेट है ना, इस टॉपिक का इतना ज्यादा फेवरेट है, नीट में भी इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस 90% रहते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना, ठीक। अब देखो बेटा, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले, मतलब कल के ही क्लास में मैंने बताया था कि बैसिलस thuringiensis एग्रोबैक्टीरियम टिमोफेशियन क्या करता है बेटा, अपने जीन को क्या करता है, प्लांट में इंट्रोड्यूस कराता है, और उसका जो जीन है वो ट्यूमर कॉज करता है, ट्यूमर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है।
तो मैंने आप लोगों को कल की क्लास में ये बताया था कि यार इंसान इस कैपेबिलिटी को, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया को भी यूज करता है, ठीक है। तो वो यूज हम इस प्लांट के लिए करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर दो कहानी समझना है ना, मैं यहाँ पर दो कहानी बताऊंगा। एक है कि मैंने बताया एक प्लांट है ना, एक प्लांट है, एक प्लांट है, ठीक। ये कोई एक प्लांट है। अब मुझे बताओ बेटा, कल मैंने क्या बताया था कि ये एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? जो कि क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, और फिर इसमें क्या होगा, ट्यूमर होगा, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया था बताओ, कौन सा बैक्टीरिया था भाई? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये ट्यूमर कॉज कर रहा है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन क्या कर रहा है, ट्यूमर कॉज कर रहा है। कैसे कॉज कर रहा है? ये बैक्टीरिया जो रहता है, ये टीआई प्लाज्मिड के थ्रू क्या ट्रांसफर कर रहा था बेटा, क्या ट्रांसफर कर रहा था, जीन ट्रांसफर कर रहा था इस प्लांट में, ठीक है। ये मालूम है आप लोगों को, ठीक है। एक दूसरी कहानी है यहाँ पर, एक दूसरी कहानी है जिसमें क्या होता है कि एक सॉइल बैक्टीरिया मतलब जो सॉइल में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये रूट है ना, ये सॉइल है। तो ये जो सॉइल में प्रेजेंट है बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं सॉइल बैक्टीरिया को? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये सॉइल बैक्टीरिया हार्मफुल होता है इंसेक्ट्स के लिए। तो ध्यान से समझना है कि ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस क्या करता है। तो ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है, ये अपने एक लाइफ साइकिल में, मतलब ये बैक्टीरिया जब अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, इसका एक लाइफ साइकिल होगा। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ साइकिल होगा। अपने लाइफ साइकिल के दरमियान ये एक प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन, ठीक है। और उसको बोलते हैं क्रिस्टल प्रोटीन, क्राई प्रोटीन और क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक है। क्रिस्टल प्रोटीन, ये क्रिस्टल प्रोटीन जो रहता है ये टॉक्सिक होता है, ये टॉक्सिक होता है। समझ आ रहा बात? क्रिस्टल प्रोटीन क्या होता है, ये टॉक्सिक होता है ना। लेकिन ये इनएक्टिव प्रोटीन होता है, ये इनएक्टिव प्रोटीन होता है। ये टॉक्सिक किसके लिए होता है? फॉर इंसेक्ट्स एंड लार्वे, इंसेक्ट एंड लार्वे के लिए, ठीक है। तो अब होगा क्या बेटा कि मान के चलो कि जब भी कोई इंसेक्ट, जैसे यहाँ पर ये पत्ती गिरा हुआ है, यहाँ पर ये एक पत्ती गिरा हुआ है, लीफ गिरा हुआ है ना। तो ये सॉइल में ही गिरा हुआ है। तो सॉइल में अगर गिरा हुआ है तो पत्ती में भी सॉइल लग जाएगा, मिट्टी लग जाएगी, ठीक है। और अगर इस मिट्टी लगे हुए सॉइल को, अगर मिट्टी लगे हुए अगर लीफ को अगर एक इंसेक्ट है वो इसको खा लेता है, ठीक है। एक इंसेक्ट जो रहता है वो खा लेता है, इंसेक्ट जो है ये खा लेता है, ठीक है। तो इस मिट्टी लगे हुए लीफ में कौन सा बैक्टीरिया है? इस सॉइल में सॉइल बैक्टीरिया है, कौन सा? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो बेटा इस मिट्टी में ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया क्या बनाता है? इनएक्टिव टॉक्सिन, दैट इज क्राई प्रोटीन। जैसे ही ये लीफ को खाएगा जिसमें सॉइल है, मतलब मिट्टी लगा हुआ है, और उस मिट्टी में ये बैक्टीरिया है, तो इंसेक्ट के गट में जाते ही ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव इन दी गट ऑफ, गट समझते हो? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इंसेक्ट इन दी गट ऑफ, दैट इज गट और एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इंसेक्ट। तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ अल्कलाइन
pH of gut। तो ये एक्टिव होगा, देन this toxin kills the insect। समझ आ रहा बात आप लोगों को क्या बता रहा हूं मैं? मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक और कहानी बताई कि एक सॉइल बैक्टीरिया है जिसको बैसिलस थुरिंजिएंसिस बोलते हैं। ये सॉइल बैक्टीरिया में एक क्राई प्रोटीन होता है, ठीक है। इस सॉइल बैक्टीरिया में क्राई प्रोटीन बनता है जो कि इनएक्टिव टॉक्सिन है ना। और ये जो टॉक्सिन है, जब भी बैक्टीरिया के साथ में, जैसे ही बैक्टीरिया को अगर इंसेक्ट खा गया तो वो क्या होगा बेटा, ये बैक्टीरिया का जो क्राई प्रोटीन है ये बैक्टीरिया के इंसेक्ट के गट में जाएगा। अल्कलाइन पीएच के कारण ये इनएक्टिव टॉक्सिक जो है प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाएगा, और जिसके कारण ये जहर क्या कर देगा, इस इंसेक्ट को किल कर देगा। समझ आ रहा है बात? तो बेटा आप देखो, प्रोटीन है तो प्रोटीन को जनरली कौन सिंथेसाइज करता है? किसी सेल में प्रोटीन को कौन बनाता है? किसी सेल में प्रोटीन को कौन बनाता है? बताओ भाई, जल्दी बताओ। कोई एक सेल है, उसमें प्रोटीन को कौन बनाता है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो बोलते क्यों नहीं? कोई भी सेल में प्रोटीन को कौन बनाता है? प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करता है? mRNA से बनता है। एमआरएनए से बनता है। और एमआरएनए को कौन ट्रांसक्राइब करता है? तो डीएनए करता है। कुल मिलाकर के हर एक जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो सॉइल बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसमें जो जीन होगा, कोई ना कोई तो जीन होगा जो ये क्रिस्टल प्रोटीन बना रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये जो कहानी है इसको हम इस कहानी के साथ में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जनरली ये जो नेचुरल सॉइल बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसका जो जीन है जो टॉक्सिन बना रहा है, किसके लिए? इंसेक्ट के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो सॉइल बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसका जो क्राई प्रोटीन बनाने वाला जीन है, इस जीन को हम इस एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड के साथ में इनकॉर्पोरेट कर दें। ये टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड। तो अब देखो यहाँ पर बैसिलस थुरिंजिएंसिस का जो जीन है, जीन फॉर क्राई प्रोटीन है ना, उसको क्या बोलते हैं? क्राइजीन। ये क्राइजीन को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए। समझ आ रहा बात आप लोगों को? अब ये जो टीआई प्लाज्मिड है, ये किस टाइप का हो गया बेटा? ये किस टाइप का हो गया? आरडीएनए। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। समझ आ रहा बात? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब ये जो टीआई प्लाज्मिड है, दैट इज आरडीएनए, इसको हम वापस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन में डाल देंगे। ठीक। अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है, इसमें मुझे बताओ कि ये जो क्राई प्रोटीन है, इसको जनरली मैंने उस जगह पे डाला है जिस जगह पे ट्यूमर कॉजिंग जीन था। तो ये जो ब्लैक कलर का जो मैंने जीन डाला है, ये उसी जगह पर है जिस जगह पर कौन सा जीन था? टीआई प्लाज्मिड का ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ठीक है। तो ये जो टीआई प्लाज्मिड है, दैट इज टीआई प्लाज्मिड में जो जीन ट्यूमर कॉज कर रहा था, उस जीन को मैंने काट के हटाया, और फिर ये टॉक्सिन बनाने वाला जो जीन है बैसिलस थुरिंजिएंसिस का, इस जीन को मैंने इस प्लाज्मिड के साथ में क्या कर दिया? जोड़ दिया। और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको मैंने वापस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन में डाल दिया, ठीक है। और इस
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन का मैं क्या करूंगा, कल्चर करूंगा, और कल्चर करने के बाद इसको मैं अब ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है इस पे मैं इसको छिड़क दूंगा। अब इसके बाद क्या होगा मुझे बता, अब इसके बाद क्या होगा मुझे बता। अब ये एग्रोबैक्टीरियम इस प्लांट में क्या करेगा, ये एग्रोबैक्टीरियम इस प्लांट में क्या करेगा, कोई भी बोलो। सर उसमें डिवाइड होगा। कल्चर को मैंने छिड़क दिया बेटा, ठीक है। अब ये एग्रोबैक्टीरियम जो नेचुरली क्या कर रहा था, वो अपने एक जीन को क्या कर रहा था, प्लांट के सेल के साथ, प्लांट के सेल में डाल दे रहा था, इनकॉर्पोरेट कर रहा था, अपने जीन को ट्रांसफर कर रहा था प्लांट के जीनोम में, ठीक है, और ट्यूमर कॉज कर रहा था। लेकिन मैंने ये जो मॉडिफाइड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन है, इसमें मैंने वो जीन जो ट्यूमर कॉज करता है उसके बदले मैंने यहाँ पर कौन सा जीन डाल दिया है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस का टॉक्सिन बनाने वाला जीन को, ठीक है। तो अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये क्या इसको इन्फेक्ट करेगा, मतलब इसमें ये जीन ट्रांसफर करेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। करेगा सर। करेगा, लेकिन कौन सा जीन ट्रांसफर करेगा, ट्यूमर बनाने वाला जीन या मैंने जो डाला है क्राय जीन, सर क्राय प्रोटीन का जीन। क्राय प्रोटीन का जीन को ये एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर करेगा। अब मुझे बताओ, इस प्लांट के पत्ते को अगर कोई कीड़ा खाएगा, इस प्लांट के पत्ते को अगर कोई कीड़ा खाएगा तो क्या होगा, इस प्लांट के सर पत्ते उसके को। गट में चले जाएगा और एक्टिव हो जाएगा तो इंसेक्ट मर जाएगा। हाँ, फिर इस प्लांट के पत्ते में कौन सा जीन चला गया है इस बैक्टीरिया के द्वारा, क्राय जीन चला गया है, क्रिस्टल प्रोटीन बनाने वाला जीन इस बैक्टीरिया की मदद से इस प्लांट के सेल में चला गया है। और जब भी इस प्लांट को कोई कीड़ा खाएगा या लार्वा खाएगा कोई इंसेक्ट का, तो उसके गट में, इंटेस्टाइन में पत्ती के साथ साथ क्या जाएगा, टॉक्सिन बनाने वाले प्रोटीन भी जाएंगे और वो टॉक्सिन एक्टिव हो जाएंगे और उस कीड़े या लार्वा की डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से प्लांट जो रहता है वो इंसेक्ट सेल्फ रेजिस्टेंट हो जाएगा, मतलब इसको किसी केमिकल की जरूरत नहीं है, कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। एक बार इस प्लांट को हम इस तरीके से मॉडिफाई कर दें, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें, एक प्रकार से इस प्लांट के लीफ में क्या है, इस प्लांट के लीफ में क्या है, ऐसा जीन जो टॉक्सिन बनाता है, जनरली उसमें नहीं था बट हम लोगों ने इस तरीके से उसमें इंसर्ट कर दिया और अब ये प्लांट सेल्फ रेजिस्टेंट हो गया इंसेक्ट्स के खिलाफ, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा क्या, बीटी कॉटन। तो ये जो प्लांट है जिसको हम लोगों ने इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया है जेनेटिकली मॉडिफाई करके, ठीक है, उसको हम लोग बीटी कॉटन। तो जनरली बीटी कॉटन जो रहता है ये क्या होता है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस कॉटन प्लांट, है ना। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस का जीन वाला कॉटन प्लांट। तो बी से बैसिलस, टी से थुरिंजिएंसिस। समझ आ रहा बात आप लोगों को, जो सॉइल बैक्टीरिया है। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस वाला कॉटन प्लांट, क्योंकि देखो बेटा कॉटन प्लांट में हम बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड का छिड़काव नहीं कर सकते, वरना कॉटन की वैरायटी खराब हो जाएगी। जो कॉटन निकलता है सीड से, है ना, फ्लावर से जो निकल रहा है ना, तो ये जो कॉटन है इसके ऊपर आप केमिकल डालोगे तो फिर इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो बेटर है हम इसको क्या करें, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें, जिससे कि ये इंसेक्ट से अपने आप को खुद ही बचा ले। क्लियर हो रहा है, यस समझ आ रहा है बीटी कॉटन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मैंने दो अलग अलग, ये कहानी पिछले क्लास की है, ये अभी का है। सर। हाँ बोलो। सर ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है उसको हम सिर्फ कॉटन प्लांट में ही डाल सकते हैं? बहुत सारा प्लांट में बेटा, बीटी ब्रिंजल, बहुत सारे अलग अलग प्लांट में, जैसे बीटी ब्रिंजल भी आया था, है ना, जो भट्टा का जो प्लांट है उसमें भी ये चीज अपनाया गया था, उसमें भी कीड़ा इसको नहीं खा पाता है। लेकिन जो भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम ये प्रोटीन को डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जो
जो वेजिटेबल्स हैं उसको हम कंज्यूम भी करते हैं, तो कई बार उसमें ये प्रोटीन चले जाने से कुछ एलर्जीज देखी गई है लोगों में, मतलब हमें एलर्जी होता है, हम खाएंगे उसको, वही लीफ में ही नहीं बाकी पूरा का पूरा जो भी प्लांट है उसका जो पैदावार हो रहा है उसमें भी तो कुछ जीन को ये बैक्टीरिया ट्रांसफर करेगा ना, समझ आ रहा बात? ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो रहा था कि एलर्जी कॉज हो रहा था इस टाइप के प्लांट से, जो वेजिटेबल आता है इस टाइप के प्लांट से, उस वेजिटेबल को खाने से एलर्जीज की प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए बहुत सारे प्लांट में ये नहीं किया जाता है, कुछ एक प्लांट में किया जाता है। ठीक है, इसको किसी भी प्लांट में कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर, ठीक है। यस सर। चलो हो गया ये। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको मैं शेयर कर रहा हूं। ये देखो बेटा, ट्रांसजेनिक्स एंड देयर पोटेंशियल एप्लीकेशन में बीटी कॉटन दिख रहा है, पेस्ट रेजिस्टेंट, हाई यील्ड, फ्लेवर सेवर टोमेटो, इंक्रीज शेल्फ लाइफ एंड बेटर न्यूट्रिएंट क्वालिटी, गोल्डन राइस, विटामिन ए एंड आयरन रिच, कैटल्स, कैटल समझ रहे हैं ना, काउ शीप गोट को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक समझ रहे हो, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ट्रांसजेनिक, है ना, थेरेपेटिक ह्यूमन प्रोटीन इन देयर मिल्क एंड पिग, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन विदाउट रिस्क ऑफ रिजेक्शन, मतलब क्या है कि जो पिग है उसमें ह्यूमन जीन डाला जा रहा है, उसके ऑर्गन को हम ट्रांसप्लांट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, पिग के जो ऑर्गन्स है उसको हम ह्यूमन में ट्रांसप्लांट कर सके, ऐसा उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रोब्स एंड देयर एप्लीकेशन, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पेस्ट रेजिस्टेंट पढ़ेंगे, वो काफी बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैं यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को डिस्कस कर ले रहा हूँ, है ना, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम बड़े बड़े टॉपिक को डिस्कस करें, उसको खत्म करें। ई कॉलाई गट में ये क्या कर रहा है बेटा, प्रोडक्शन, ये ई कॉलाई जो हमारे ह्यूमन गट में होता है ना, एलिमेंट्री कैनाल में होता है, इसको हम लोग किस जगह पे यूज कर रहे हैं, क्या क्या बनाने में यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर, है ना, इंटरफेरॉन, ये सारी चीजें, ये सब एग्जांपल्स आपको डायरेक्टली याद रखना है। बैसिलस thuringiensis सॉइल बैक्टीरिया है, इसका हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो बीटी टॉक्सिन बनाने में, हाईली पोटेंट सेफ एंड बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड है फॉर प्लांट प्रोटेक्शन, ये सब एग्जांपल्स डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं। राइजोबियम मिलेलोटी बैक्टीरियम है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग निप्स जीन इन सीरियल क्रॉप्स, आपको मालूम है कि जो सीरियल्स होते हैं, पल्स, जो पल्सेस होते हैं, दाल वगैरह का जो प्लांट होता है, चना दाल, ये सब सारी चीजें, इसमें राइजोबियम होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, मालूम है आप लोगों को, मालूम है कि नहीं मालूम है? यस सर। क्यों होता है? सिम्बायोसिस जो रहता है गिव एंड टेक होता है ना, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस लिए बनाया है, मतलब क्यों होता है, बैक्टीरिया उस प्लांट में क्यों होता है, बैक्टीरिया उसको क्या देता है प्लांट को, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो क्या करता है बेटा, फिक्स करता है, और उस नाइट्रोजन को वो प्लांट को देता है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किस चीज के लिए, अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो निफ जीन के द्वारा। तो अगर हम, आपको मालूम है एक चीज कि हर मिट्टी में, किसी भी मिट्टी में दाल सोयाबीन नहीं उगता है, मे भी आपने सुना हो, मे भी नहीं सुना हो, ऐसा नहीं बेटा, आप किसी भी मिट्टी में दाल या सोयाबीन उगा लोगे या चना उगा लोगे, ठीक है, हर मिट्टी में दाल सोयाबीन चना की पैदावार अच्छी नहीं होती है, तो ये उस टाइप के सॉइल में ज्यादा अच्छा होता है जहां पर सॉइल बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनास, ये जो सॉइल बैक्टीरियम है,
है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है, जिस सॉइल में जिसका क्वांटिटी अच्छा रहता है वहां पर ये सोयाबीन, चना, ये पल्सेस प्लांट का प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके प्लांट को देते हैं ताकि वो अमीनो एसिड के साथ प्रोटीन बना सके, क्योंकि दाल सोयाबीन में मेनली क्या रहता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है खासतौर जैसे राइजोबियम है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करता है, तो निफ जीन। तो ये जो निफ जीन होता है इसको हम बैक्टीरिया से निकाल के प्लांट में ही इंट्रोड्यूस अगर कर देंगे तो इस टाइप का जो हाइब्रिड प्लांट है इसको हम किसी भी मिट्टी में उगा सकते हैं और हम अपना क्रॉप ले सकते हैं। समझ आ रहा है? यस सर। चलो, देन उसके बाद सुडोमोनास फुटिडा है बैक्टीरिया, स्कैवेंजर ऑफ ऑयल स्पिल। ये भी क्वेश्चन आता है। जैसे बेटा आप लोगों को मालूम है कई बार ऑयल के टैंकर, आपको मालूम है ना कि जो भी ऑयल होता है, अब जैसे हमारे इंडिया में आ रहा है या दूसरे देशों में जा रहा है, जो कच्चा तेल होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल, है ना, पेट्रोल डीजल, ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में एक देश से दूसरे देश, ये किससे जाता है, बड़े बड़े शिप से जाता है। कभी कभी बड़े बड़े शिप जो होते हैं वो क्या होता है बेटा, मालूम है? शिप, जो शिप होते हैं जिसमें ऑयल रखा हुआ होता है, कभी कभी क्या होता है, समुद्र में वो पलट जाता है, जिससे क्या होगा, पूरे समुद्र में क्या हो जाता है, ऑयल फैल जाता है, तो वहां का इकोसिस्टम बर्बाद होगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, उस ऑयल को डाइजेस्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया बनाया जिसको बोला सुडोमोनास फुटिडा। ये क्या करता है, ऑयल को डाइजेस्ट करता है। समझ आया बात? क्रूड ऑयल को डाइजेस्ट करता है ताकि समुद्र को बचा सके, है ना। वैसे ही और भी बैक्टीरियल स्ट्रेन कैपेबल ऑफ एक्यूमुलेटिंग हैवी मेटल, ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान रखिए। बाकी ये सब आप लोगों का है बेटा, इसको ना अभी से याद करके रखो। मेडिकल यूजफुल मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट इसको डायरेक्टली आप लोग ना याद करके रखना। चलो, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पेस्ट रेजिस्टेंट एंड इंसुलिन का कैसे बना, ये सारा चीज मैं आपको आपसे डिस्कस करूंगा। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन और हमारा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज ये दोनों टॉपिक नहीं हो पाएगा एक साथ।